हम ईएनटी में माइरिंजोप्लास्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइरिंजोप्लास्टी होता क्या है? ये पास्ट टेंसा का परफोरेशन का क्लोजर होता है। पास्ट टेंसा में जो परफोरेशन हो जाता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होता है, उसको क्लोज करते हैं तो बोलते हैं उसको माइरिंजोप्लास्टी। अब माइरिंजोप्लास्टी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो हियरिंग लॉस को ये रीस्टोर कर देता है, हियरिंग लॉस अगर किसी में होता है तो, और कुछ केसेस में टिनिटस को भी रीस्टोर कर देता है। दूसरा एडवांटेज है इसका कि रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं होने देता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से और यूस्टेशियन ट्यूब से, क्योंकि नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन ज़्यादा इजीली यूस्टेशियन ट्यूब से जाता है परफोरेशन के प्रेजेंस में, और परफोरेशन अगर नहीं रहेगा तो यूस्टेशियन ट्यूब से उतने जल्दी इन्फेक्शन नहीं जाता है। और तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि एरो एलर्जेंस को रोक देता है ये एक्सपोज्ड मिडिल ईयर म्यूकोसा में पहुंचने से, जिसकी वजह से परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज होता है एरो एलर्जेंस की वजह से, तो वो ये रोक देता है। अब माइरिंजोप्लास्टी को ना टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी से डिफ्रेंशिएट किया जाना चाहिए। दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है, हालांकि दोनों में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयर किया जाता है, लेकिन टिम्पैनोप्लास्टी में क्या होता है कि मिडिल ईयर का एक्सपोजर होता है मिडिल ईयर को इंस्पेक्ट करने के लिए भी, और ऑसिकुलर इंटीग्रिटी को भी हम इंश्योर करते हैं कि ऑसिकुलर्स पूरी सही है कि नहीं। जबकि मैरिंजोप्लास्टी ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन से कंबाइन की जा सकती है, उसको बोलते हैं हम टिम्पैनोप्लास्टी। मतलब मैरिंजोप्लास्टी में सिर्फ हम इंस्पेक्शन करते हैं और ऑसिकुलर इंटीग्रिटी को एग्जामिन करते हैं, जबकि टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, उसमें ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, ऑसिकल्स फिर से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ फिजियोलॉजिक प्रिंसिपल्स है कुछ, लीव इट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं माइरिंजोप्लास्टी के, कब नहीं करना चाहिए हमें माइरिंजोप्लास्टी? एक्टिव डिस्चार्ज अगर हो रहा है मिडिल ईयर से तब नहीं करना चाहिए। नेज़ल एलर्जी अगर किसी को है तो पहले लेज़र एलर्जी को कंट्रोल करना है, उसके बाद माइरिंजोप्लास्टी के लिए हम जाएंगे। ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी माइरिंजोप्लास्टी नहीं करना है। और स्क्वैमस एपिथेलियम का अगर इनग्रोथ हो गया है मिडिल ईयर में, तो उस केसेस में स्क्वैमस एपिथेलियम को एक्साइज करना है मिडिल ईयर से, या टिम्पैनोमेस्टॉइडेक्टोमी करनी है, उसके बाद हम माइरिंजोप्लास्टी करेंगे। टिम्पैनोमेस्टॉइडेक्टोमी मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मेस्टॉइड में एक्सिजन। अब जब अदर ईयर डेड है या फिर सुटेबल नहीं है हियरिंग के लिए, हियरिंग एड रिहैबिलिटेशन के लिए, तब भी हमें ये नहीं करनी है मैरिंजोप्लास्टी, क्योंकि हो सकता है ये ओनली हियरिंग ईयर हो, इसलिए। नाउ चिल्ड्रन जो 3 ईयर्स से बिलो होते हैं उनके लिए नहीं करना है, 3 साल से कम के बच्चों में हमें मैरिंजोप्लास्टी नहीं करनी है। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। देन एनेस्थीसिया इसमें लोकल या जनरल दिया जा सकता है, और लोकल को प्रेफर करते हैं। पोजीशन क्या होती है पेशेंट की? सुपाइन पोजीशन होती है, फेस एक साइड में टर्न होता है, और जो ईयर को ऑपरेट करना है उसको ऊपर साइड में रखते हैं। ग्राफ्ट मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किया जाता है? सबसे कॉमनली टेम्पोरलिस फेशिया यूज़ किया जाता है, क्योंकि कन्वीनियंट होता है और उसका लो मेटाबॉलिक रेट होता है और गुड सर्वाइवल भी होता है, इसलिए। एरियोलर फेशिया भी यूज़ किया जाता है, जो टेम्पोरल फेशिया के ऊपर रहता है। पेरिकॉन्ड्रियम यूज़ किया जाता है ट्रेगस से। कार्टिलेज यूज़ किया जाता है, वेन और पेरियोस्टियम ये सब यूज़ किया जाता है। इंसिजन दिया जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एक्सपोजर के लिए, वो लेकिन डिपेंड करता है ना ईयर कैनाल के साइज़ पे, जो भी इंसिजन हम दे रहे हैं। वो एंडोमिएटल टाइप का इंसिजन हो सकता है, एंड ऑरल हो सकता है, या पोस्ट ऑरल हो सकता है। नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है? 2 टेक्निक्स होती है इसकी, अंडरले टेक्निक एंड ओवरले टेक्निक। अंडरले टेक्निक में क्या करते हैं? ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल टेम्पोरलिस फेशिया को या पेरिकॉन्ड्रियम को ट्राइगस से। और दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? एक इंसिजन डालते हैं एज ऑफ परफोरेशन पे, परफोरेशन की जो भी एज है ना वहाँ पे इंसिजन हम लगाते हैं, और एपिथेलियम की एक रिंग को रिमूव करते हैं, और एक स्ट्रिप ऑफ म्यूकोसल लेयर भी निकालते हैं इनर साइड ऑफ परफोरेशन से, इनर साइड में रहता है क्योंकि म्यूकोसल लेयर, तो वहाँ से रिमूव करते हैं। देन थर्ड स्टेप में इंस्पेक्ट करते हैं मिडिल ईयर को। एक स्टेपिस टाइप का इंसिजन बनाया जाता है स्टेपिस के शेप का, और टिम्पैनोमिएटल फ्लैप रेज किया जाता है। टिम्पैनोमिएटल मतलब
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फ्लैप को रेज किया जाता है, जिससे कि हमें ऑसिकुलर चेन की मोबिलिटी और इंटीग्रिटी के बारे में पता चले, और ये इंश्योर कर ले हम कि कोई भी स्क्वैमस एपिथेलियम तो ग्रो नहीं कर गया है मिडिल ईयर में। उसको चेक करने के लिए हम टिम्पैनोमीटर फ्लैप को रेज करते हैं। देन फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट को प्लेस कर देते हैं। अब मिडिल ईयर को पैक किया जाता है जेल फोम से, जो कि सोक्ड रहता है एंटीबायोटिक से, और एक प्रॉपर साइज़ का ग्राफ्ट को रख देते हैं हम, जिससे उसकी एजेस एक्सटेंड करे मार्जिन्स ऑफ परफोरेशन पे ऑल राउंड, और एक स्मॉल पार्ट एक्सटेंड करता है ओवर द पोस्टीरियर कैनाल वॉल। पोस्टीरियर कैनाल वॉल की तरफ भी थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड करता है, मतलब पीछे की जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की वॉल है ना, वहाँ पे। टिम्पैनोमीटर फ्लैप को रिप्लेस कर दिया जाता है फिर से, मतलब वापस से उसको पोजीशन में डाल देते हैं हम। और एक अंडरले टेक्निक का एडवांटेज ये है कि स्क्वैमस एपिथेलियम बरी नहीं होता है मिडिल ईयर में। स्क्वैमस एपिथेलियम अंदर नहीं जाता है। अंडरले टेक्निक तो मतलब सारे लेयर्स को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रिमूव करते हैं म्यूकोसल लेयर तक, उसके बाद हम टेम्पोररी स्पेशिया या जो भी ग्राफ्ट है उसको इंसर्ट करते हैं बिलो द हैंडल ऑफ मेलियस। नाउ ओवरले टेक्निक। ओवरले टेक्निक में क्या करते हैं, फाइब्रस लेयर के ऊपर ग्राफ्ट को हम इंसर्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, टेम्पोरल फेशिया या पेरिकॉन्ड्रियल ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे ऊपर बताया गया था सेम वैसे ही, और इंसिजन बनाया जाता है मिएटस में, जैसे कि फिगर में है, और मिएटर स्किन रेज की जाती है सारे एपिथेलियम्स के साथ आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेमिनेंट से, और प्रिजर्व की जाती है ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें मिएटर स्किन को। अब ग्राफ्ट कैसे प्लेस करते हैं, आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम प्लेस करते हैं। एक स्लिट बनाई जाती है ग्राफ्ट में, जिसकी वजह से हम उसे पुश कर सकें और उसको सिक्योर कर सकें अंडर द हैंडल ऑफ मेलियस। हैंडल ऑफ मेलियस के तो अंडर ही करते हैं ये सब। तो ये इसमें डायग्राम में शो किया गया है। मेलियस एंटीरियर एन्युलस है, और उसके एंटीरियर एन्युलस के सामने में ये ग्राफ्ट है ना, मिएटल स्किन है यहाँ, जेल फॉर्म है, जेल फॉर्म भी यहाँ पे है। देन हम देखते हैं मिएटल स्किन को हम रिमूव करते हैं, जो पहले रिमूव करे थे ना मिएटल स्किन को, उसको हम रिप्लेस करते हैं। देन ये ग्राफ्ट की पेरिफेरी को कवर करती है मिएटल स्किन। एंड ईयर कैनाल पैक किया जाता है जेल फोम से, और फिर एक स्मॉल एंटीबायोटिक पैक से, इसको भी हम पैक कर देते हैं एंटीबायोटिक पैक से। अब एक मॉडिफिकेशन है ओवरले टेक्निक का, वो उसमें क्या करते हैं कि फेशिया ग्राफ्ट का एंटीरियर एज को अंडर द एन्युलस हम रखते हैं आफ्टर रिमूविंग द एपिथेलियम फ्रॉम इट्स अंडर सरफेस। एपिथेलियम को अंडर सरफेस से निकाल के फिर हम रखते हैं। इससे क्या होता है कि एंटीरियर कैनाल की ब्लंटिंग रुक जाती है, क्योंकि एंटीरियर कैनाल की ब्लंटिंग एक कॉम्प्लिकेशन है ओवरले टेक्निक का। फिर लास्ट 2 स्टेप्स क्या होते हैं इसके ओवरले टेक्निक के, एंड ऑरल या पोस्ट ऑरल इंसिजन को क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में मेस्टॉइड ड्रेसिंग कर देते हैं। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या लेनी होती है अंडरले ओवरले टेक्निक के बाद, जो भी मैरिंजोप्लास्टी के बाद क्या केयर लेते हैं हम, कि स्टिचेस रिमूव करते हैं 5 से 6 दिन के बाद, ईयर पैक को रिमूव करते हैं 5 से 6 दिन के बाद बिना जेल फोम को डिस्टर्ब किए, और क्या करते हैं पेशेंट को देखते हैं 3 और 6 हफ्ते में ऑपरेशन के बाद, और कंप्लीट एपिथेलाइजेशन ऑफ ग्राफ्ट कब होता है, 6 से 8 हफ्ते में हो जाता है, पूरी तरीके से वो वहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अंडरले टेक्निक के अलग कॉम्प्लिकेशंस है, ओवरले के अलग है। अंडरले में क्या है कि मिडिल ईयर नैरो हो जाता है, और ग्राफ्ट अधेरेंट हो सकता है प्रोमोन्ट्री से, क्योंकि सबसे पीछे में लगा हुआ है वो, और एंटीरियरली ग्राफ्ट कॉन्टैक्ट लूज कर सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रेमिनेंट से, बाकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वो कॉन्टैक्ट लूज कर सकता है, जिससे कि एंटीरियर परफोरेशन हो सकता है, मतलब आगे के जो लेयर्स है उसमें परफोरेशन हो सकता है। ओवरले टेक्निक में क्या कॉम्प्लिकेशंस है कि ब्लंटिंग हो सकती है एंटीरियर सर्कस की, और एपिथेलियल पर्ल्स आ सकते हैं। वो क्या होते हैं, एपिडर्मल सिस्ट्स होते हैं
जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम, जब स्क्वैमस एपिथेलियम बरी हो जाता है ना ग्राफ्ट के अंदर, तब एपिडर्मल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, तो वो एपिथेलियल पल्स आ सकते हैं। देन ग्राफ्ट का लेटरलाइजेशन हो सकता है। ग्राफ्ट अगर कांटेक्ट लूज कर जाता है मैलियस हैंडल से, तो उससे कंडक्टिव लॉस हो सकता है। और ये प्रिवेंट कैसे करते हैं इसको, ग्राफ्ट को टक करके अंडर द हैंडल, मतलब सिक्योर करके वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही और भी प्रोसीजर्स है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को क्लोज करने के। इसमें 3 प्रोसीजर्स और हैं। क्या क्या है वो, स्प्लिंटेज है, ये फ्रेश ट्रॉमेटिक परफोरेशंस पे यूज़ किया जाता है। तो परफोरेशन की टॉर्न एजेस को केयरफुली इवर्ट किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, और स्प्लिंट किया जाता है एब्जॉर्बेबल जेल फोम से, जो मिडिल ईयर में हम प्लेस करते हैं थ्रू द टीयर। और स्मॉलर टीयर्स स्प्लिंट किए जा सकते हैं आउटर सर्फेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद अ पीस ऑफ सिगरेट पेपर। कॉटरी पाउचिंग किसके लिए यूज़फुल है, स्मॉल लॉन्ग स्टैंडिंग सेंट्रल परफोरेशंस के लिए, जहाँ पे मार्जिन्स एपिथेलाइज्ड हो गई है और क्रॉनिक है। एंड फैट ग्राफ्ट मैनिंजोप्लास्टी होती है, ये यूज़ की जाती है क्लोज स्मॉल परफोरेशंस को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी मैनिंजोप्लास्टी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।